जी वेलकम एफएससी और आईसीएस स्टूडेंट्स ऑफ पार्ट 2 लर्न मैथमेटिक्स विद राना कमर हुसैन। वेलकम टू माय चैनल। बिस्मिल्लाह करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो देखते हैं पहली टाइप क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे कि नाम से जाहिर है अलजेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। कौन सी होती हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पहली टाइप है जी पॉलिनोमियल फंक्शंस। अलजबरे में पहली टाइप है पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो जरा गौर से देखें, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x से। तो रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू द पावर n, फिर ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन। तो यहां पर आप देखें कि हर जो टर्म है उसमें x की पावर एक कम होती जा रही है और आखिरी टर्म में x की पावर ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स की निशानी यही होती है कि इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पहले हाईएस्ट पावर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक पावर कम होते हुए आखिरकार ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू से लेकर ए एन नॉट तक, ए नॉट तक ये सारे के सारे क्या हैं? कॉफिशेंट्स हैं। तो पॉलिनोमियल्स में दो चीज़ें होती हैं। जो शुरू में लिखा होता है पॉलिनोमियल होता है, साथ इसके वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल्स की पावर्स जो होती हैं नॉन नेगेटिव होती हैं और घटती चली जाती हैं। तो ऐसे टर्म्स को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की जो पावर है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ पर जो ए कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू भी जीरो नहीं है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो डेफिनेशन है डोमेन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं? ये दरअसल रियल नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें जो कॉफिशिएंट्स होंगे वो रियल कॉफिशिएंट्स होंगे और जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर भी नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? 2x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस वन। ये इसकी एक जी। तो मैं बात कर रहा था कि लीनियर फंक्शन कौन सा होता है। तो लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। इसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। जैसे एफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ एक्स की पावर 1 है। इसी तरह एक और फंक्शन देखें, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 4। तो यहाँ भी एक्स की पावर 1 है। तो इस किस्म के फंक्शंस को हम लीनियर फंक्शंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि आई सच दैट एक्स अप्रोचेस टू एक्स, या फिर इसे लिखते हैं आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। यानी जो एक्स की वैल्यू रखेंगे वही आंसर आएगा। अगर आप वन वैल्यू पुट करते हैं आंसर भी वन, टू पुट करते हैं आंसर भी टू, थ्री पुट करते हैं आंसर भी थ्री आता है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है। नंबर 4 पे देखें जी, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। इसमें एक्स और वाई अगर हम दो सेट्स को कंसीडर करें तो कांस्टेंट फंक्शन को अगर हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या कहेंगे? सी सच दैट एक्स अप्रोचेस टू वाई, या फिर सी एफ एक्स इज इक्वल टू ए। ए यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ए यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट है। एग्जांपल इसके देखें, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यानी अगर आप x की जगह 1 पुट करें तो इक्वल टू उधर क्या है? उधर तो वेरिएबल ही नहीं है, तो आंसर 2 होगा। अगर आप x की जगह 2 पुट करें तब भी उधर राइट हैंड साइड पे आंसर 2 ही है। अगर आप x की जगह 3 पुट करें तब भी आंसर 3 ही है, तब भी आंसर 2 ही है। तो हम देख रहे हैं कि हम जितनी मर्जी वैल्यूज यहाँ चेंज करते चले जाएं, जितनी मर्जी वैल्यूज चेंज करते जाएं, हर सूरत में x सी ऑफ x का आंसर 2 ही आएगा। तो ऐसी सूरत में इस किस्म के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? कि ये कांस्टेंट फंक्शन है। आगे चलते हैं जी, रैशनल फंक्शन कौन सा आता है। रैशनल फंक्शन को हम आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। यानी पी ऑफ एक्स यानी ऊपर भी कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगी और उसको डिवाइड भी अगर हम किसी पॉलिनोमियल से कर रहे हो, लेकिन शर्त क्या हो? क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। यानी जो क्यू ऑफ एक्स नीचे वाली पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल है, वो आप जीरो नहीं ले सकते। तो अगर आप किसी एक पॉलिनोमियल, एक फंक्शन आर ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकें कि ऊपर पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की शक्ल में, तो ऐसी सूरत में क्या कहेंगे? कि ये एक रैशनल फंक्शन है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? नाम से जाहिर है, देखें ऐसे फंक्शंस जिसमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन हो, जैसे साइन एक्स है, कॉज एक्स है, टेंजेंट एक्स है, कोटेंजेंट एक्स है, सीकेंट है, कोसीकेंट है। तो इनकी आपने जरा डोमेन और रेंज अच्छी तरह से याद करनी है। जो साइन एक्स है, पहले वाला देखें फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एफ एक्स है, तो इसकी डोमेन होती है रियल नंबर्स, यानी आप इसकी डोमेन में पूरी की पूरी रियल लाइन में से कोई भी नंबर रख सकते हैं। पर रेंज कैसी होगी? रेंज इसकी -1 से 1, यानी इसकी जो छोटी से छोटी वैल्यू -1 आ सकती है, बड़ी से बड़ी वैल्यू +1 आ सकती है। कॉज एफ एक्स को देखें तो इसकी डोमेन भी रियल लाइन पूरी है, यानी इसमें डोमेन में आप जो मर्जी वैल्यू रख लें, रेंज इसकी -1 से 1 के दरमियान आएगी। टेंजेंट जो है इसकी डोमेन देखें, इसकी डोमेन में कहते हैं x such that x belongs to R and x does not equal to 2n+1 times π/2। 2n+1 जो है ये दरअसल ये एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हम π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते, यानी आप 10 में वाले फंक्शन में π/2 नहीं पुट नहीं कर सकते। इसी तरह अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 3π/2, फिर अगला 5π/2। ये सारे नंबर्स हम इसकी डोमेन में नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही रखेंगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनलिमिटेड हो जाएगा। तो डोमेन में सारी वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन π/2 का कोई ऑड मल्टीपल नहीं रख सकते। तो रेंज इसकी सारी की सारी रियल लाइन आएगी। अगर हम कॉट के बारे में बात करें तो कॉट में रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि डोमेन में हम सारी वैल्यूज रख सकते हैं, बट x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी इसमें पाई वाली कोई वैल्यू, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, हम कोई भी इसमें वैल्यू नहीं रख सकते। पाई की शक्ल में वैल्यू नहीं होगी, तो आप π/2, π/3, π/4 इस शक्ल में तमाम वैल्यूज रख सकते हैं। रेंज इसकी कैसी आएगी? तमाम रियल नंबर्स आएगी। सीकेंट के बारे में हम बात करें तो सीकेंट में भी उसी तरह टेंजेंट की तरह आप क्या कि π/2 का, π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल आप इसमें नहीं रख सकते। तो इसकी रेंज कैसी आएगी सीकेंट की? आप देखें जो कॉज जो था ना, कॉज की रेंज देखें, ये उसका उलट हो जाएगी। उसमें उसकी रेंज एग्जिस्ट कहाँ करती थी? -1 से 1 के दरमियान। यहाँ इसकी रेंज थोड़ी डिफरेंट आएगी। यहाँ इसकी जो वैल्यूज आएंगी सारी या तो -1 से छोटी आएंगी और उधर +1 से बड़ी आएंगी, यानी जो ऊपर वाली रेंज है ना, कॉस की रेंज थी, ये उसकी रेंज के उलट होगी। इसी तरह जो कोसिकेंट है, इसकी रेंज साइन की रेंज के उलट होगी, लेकिन कोसिकेंट में भी आप n पाई इसमें नहीं पुट कर सकते, यानी 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये वैल्यूज नहीं रख सकते। रेंज इसकी साइन का इन्वर्स आ जाएगी, यानी रेंज में -1 से या तो छोटे नंबर्स होंगे या +1 से बड़े होंगे, -1 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? ये इनवर्स नाम से जाहिर है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके जो इनवर्सेस होते हैं उन्हें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो इनकी डोमेन और रेंज भी देखना है। तो वो कहता है अगर हम y अगर साइन इनवर्स ऑफ x है, या इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ y, तो यहाँ पर बताया गया कि y की वैल्यूज हमेशा निकलेंगी -π/2 से π/2 के दरमियान। तो अगर आप इसमें -π/2 पुट करेंगे तो आप देखें रेंज आपकी क्या आती है? -1। और अगर आप इसमें π/2 पुट करेंगे तो आंसर 1। तो इसी तरह से आप बाकी जो कॉज इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स है, इसकी भी डोमेन और रेंज की वैल्यूज को जरा तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आता है 1.2.4 पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? द फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट और पावर, जिसमें वेरिएबल जो होता है वो एक्सपोनेंट की शक्ल में होता है। जैसे कि पहला वेरिएबल देखें y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax, तो e की पावर ax है ना, तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया, e की पावर कुछ बन गया। अगला क्वेश्चन है उसमें जस्ट e की पावर x लिखा हुआ है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल है। एक एक्सपोनेंशियल की एग्जांपल ये है कि 2 रेज टू द पावर x है, तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हो कि a रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x हो, तो अगर हम इसे लॉग में लिखेंगे तो आपको पता है जो पावर है वो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है, तो y इज इक्वल टू लॉग बेस ax लिखेंगे इसे। ये वो स्टेटमेंट है जो हम 9th में पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग मौजूद हो, लॉग, तो इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। जिसमें y इज इक्वल टू लॉग टाइम्स लॉग ऑफ x की शक्ल में अगर आप लिख सकें तो इसे क्या कहते हैं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको बता दें कि a की वैल्यू कभी भी आप 1 नहीं लेंगे, a की वैल्यू आप ग्रेटर देन 0 लेंगे बट 1 नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो ये जो बेस होता है ना a, उसको 0 से ग्रेटर लेंगे लेकिन 1 नहीं लेंगे। तो ऐसी सूरत में हम इसे क्या कहेंगे कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x है, तो ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, लॉगरिथम में दो किस्म की बेसिस होती हैं।
या तो आप बेस ए को 10 ले सकते हैं या फिर बेस ए को ई के बराबर ले सकते हैं। तो ऐसे लोगरिथम्स जिनकी बेस 10 होती है उनको हम कॉमन लोगरिथम कहते हैं, ये हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। इसी तरह ऐसे तमाम लोगरिथम्स जिनकी बेस ई होती है, ई, उसे हम कहते हैं कि वो नेचुरल लोगरिथम्स हैं। फिर होता है जी हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या है कि वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनमें एक इजाफा आप ये करते हैं कि साइन एक्स की बजाय साइन ऑफ हाइपरबोलिक के लिए आप एच डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन तब्दीली क्या आती है, इधर फार्मूला क्या होगा, 1/2 ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन होगा साइन एक्स का, ठीक है जी। तो इसकी जो डोमेन होती है और रेंज होती है वो सारी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। इसी तरह कॉज ऑफ हाइपरबोलिक एक्स पे देखें तो आप ऊपर वाले फार्मूले को देखें, साइन वाले फार्मूले में यहाँ माइनस था, तो कॉज वाले फार्मूले में जस्ट ये चेंज आएगा कि यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी तकरीबन सेम फार्मूला है। अगर हम इनकी डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन इसकी तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी, लेकिन कॉस की जब आप रेंज निकालेंगे तो वो 1 से इन्फिनिटी तक उसकी रेंज आएगी। रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं आप डिराइव कर सकते हैं कैसे। टेंजेंट आपको मिलता है उस वक्त जब आप साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट का फार्मूला निकल आएगा। इसी तरह कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कॉट लिखना है ना, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, तो ये बराबर होगा क्या, कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो आप इसकी रेशो ले लेंगे। इसी तरह सीकेंट जो है वो ये कॉस का उलट होता है, तो लिहाजा सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स को लिखेंगे 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये नहीं, जो सीकेंट जो आपके पास कॉस का फार्मूला है उसका रेसिप्रोकल ले लें, और इसी तरह कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स को क्या करेंगे, हम साइन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इस तरह से आप, तो हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो फार्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, चूंकि यूज हो रहे हैं तो आपको उन्हें भी तैयार करना है। फिर आगे आते हैं जी इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो पहला इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो इनवर्स की जब एक्स, इसका जो फार्मूला है वो याद रखना है आपने, लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। इसी तरह जो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन होता है, इसमें फर्क क्या आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का चेंज आएगा, बाकी ऊपर से देखिए साइन और कॉस का जो फंक्शन हाइपरबोलिक इनवर्स का फंक्शन जो होगा, दोनों फंक्शंस में लॉग एक्स प्लस तक एक जैसा होगा, अंडर रूट भी एक जैसा होगा, लेकिन कॉस वाले में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा और साइन वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 1। टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स में आपको पता है कि आप इन दोनों की रेशो ले लेंगे, और लॉग में अगर आप इनकी रेशोज लेंगे तो जो पावर है उसको आप कंबाइन करके शुरू में उतार के लिख सकते हैं, और बाकी हिस्से को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इसी तरह कॉट जो है अगर आप उसको देखें तो कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, ये होता है 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है जी। आगे सीकेंट जो है उसका फार्मूला भी आपने देख लेना है, और कोसिकेंट इनवर्स का भी फार्मूला आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना जी। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वाज़ेह। अगर आप किसी भी फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स की शक्ल में लिख सकें, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ y वाली सिंगल टर्म हो और राइट हैंड साइड पे सारी की सारी x की टर्म्स हो, तो हम क्या कहते हैं, इफ y is easily expressed in terms of independent variable then y is called an explicit function, ठीक है जी। जैसे y is equal to x square plus 2x minus 1 है, या y is equal to x minus 1 अंडर रूट है, तो ये दोनों एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं। यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, y is equal to एफ एफ एक्स की शक्ल में लिख सकते हैं। दूसरा होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब वो गड़बड़ हुआ है, उसमें आप टोटली एक्स को एक तरफ और y को दूसरी तरफ नहीं लिख सकते। जैसे कि इसके एग्जांपल्स देखें, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें आप कतई तौर पर जितनी भी कोशिश कर लें एक्स और वाई को टोटली एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे के सारे एक्स को एक तरफ और सारी की सारी वाई की वैल्यूज को दूसरी तरफ लिख लें, ऐसा इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है। तो सिंबॉलिकली कैसे जाहिर करते हैं, अलामती तौर पर इसे जाहिर करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी ये ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें x और y को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट करके नहीं लिख सकते, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है, समटाइम्स द कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x एंड y फंक्शंस, यानी बाजू का जो कर्व होती है ना उसको x और y दोनों की सूरत में
हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, किसी थर्ड वेरिएबल का सहारा लेते हैं। वो थर्ड वेरिएबल टी भी हो सकता है या थीटा भी हो सकता है। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाते हैं। वो दोनों मिल के किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कि नीचे देखें डिफरेंट किस्म के पैरामीट्रिक जो आपको वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं। जैसे x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 80। आगे हम चल के इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि इन दोनों को कंबाइन करें तो कौन सी कर्व बनती है। इसी तरह जो है x इज इक्वल टू a cos ऑफ t है, y इज इक्वल टू a sin ऑफ t है। तो ये भी एक दोनों कंबाइन होकर सिंगल एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी, सिंगल एक कर्व को रिप्रेजेंट करेंगी। इसी तरह आगे है x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा और वो b sin ऑफ थीटा, ये भी एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों कंबाइन होते रहेंगे और हमारे पास कुछ खास किस्म की कर्व्स जनरेट होती रहेंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको वाजे करता जाऊं, जो पहले वाली कर्व है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 80, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर हमारे पास जो है वो पैराबोला की इक्वेशन बनेगी। दूसरे वाली कर्व में देखें x इज इक्वल टू a cos ऑफ t है और y इज इक्वल टू a, तो इधर ऊपर भी a है नीचे भी a है, दोनों में a कॉमन है। तो जब दोनों में a कॉमन होगा, इससे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, ठीक है जी, वो बनेगी सर्कल की इक्वेशन। तीसरे नंबर पर x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b, a और b डिफरेंट है, ठीक है, दोनों में a नहीं है। अब यानी इक्वेशन वैसे ही है पहले वाली इक्वेशन की तरह, लेकिन एक जगह a आ गया जबकि दूसरी जगह b। तो जब a और b डिफरेंट हो जाएं तो ऐसी सूरत में ये बनेगी एक एलिप्स की इक्वेशन, ठीक है जी। और चौथी के अंदर क्या है, x इज इक्वल टू a सीकेंट है और y इज इक्वल टू a टेंजेंट है। तो इस केस में देखें जो कि सीकेंट और टेंजेंट की शक्ल में आ गया और दोनों a एक जैसे आ गए हैं, ठीक है, दोनों a एक जैसे आ गए हैं। तो इससे भी एक खास किस्म की इक्वेशन आगे डेवलप होगी। अगर a और दूसरे की जगह b आ जाए तो फिर कुछ और तरह की इक्वेशन डेवलप होगी। तो ये हम लेटर ऑन आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स होंगे इनमें पढ़ेंगे कि दो इक्वेशंस को कंबाइन करके हम किस तरह से सिंगल जो इक्वेशन होगी उसको डेवलप करेंगे। आखिर में क्या आता है जी, इवन फंक्शंस क्या होते हैं। इवन फंक्शन क्या है, फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स। तो इसके एग्जांपल देखें कि आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है। अगर हम यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स लिख दें, पहले वाले फंक्शन में देखें एक्स की जगह माइनस एक्स लिखें तो फंक्शन को फर्क ही कोई नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का स्क्वायर लेने पर आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर ही आ जाता है। तो आप कहेंगे एफ एफ माइनस एक्स और एफ एफ एक्स दोनों बराबर हैं। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें एफ एफ एक्स और एफ एफ माइनस एक्स दोनों की वैल्यूज बराबर हों, तो इस किस्म के फंक्शन को कहते हैं कि ये एक इवन फंक्शन है। अब कॉस वाले फंक्शन में देखें, जब एफ एफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो कॉस क्या करता है, नेगेटिव साइन को ओमिट कर देता है, यानी पॉजिटिव बना देता है। तो एफ एफ माइनस एक्स जो है उसका आंसर भी प्लस कॉस एक्स होगा और एफ एफ एक्स भी कॉस एक्स था, तो दोनों बराबर हो गए। ऐसी सूरत में कहेंगे कि ये एक इवन फंक्शन है कि एफ एफ एक्स और एफ एफ माइनस एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि ऑड फंक्शंस कौन से होते हैं, इसमें अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे ना तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर एफ एफ एक्स दिया है इक्वल टू एक्स क्यूब के, तो अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो जैसे ही हम एक्स क्यूब को हल करते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर वही एक्स क्यूब होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स लेंगे तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा और एफ एक्स लिखा जाएगा। तो ऐसा फंक्शन जिसमें माइनस बाहर कॉमन आ जाए और फिर वही का वही फंक्शन आंसर आ जाए, यानी माइनस के साथ वही फंक्शन आंसर में आ जाए, तो इस किस्म के फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। इस केस में क्या होगा, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स दिया हुआ है तो उसको भी आप एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और इसे भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो चूंकि साइन है, साइन जो है वो नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, तो बाहर साइन आ जाएगा और आप इसे कहेंगे कि एफ एफ एक्स की वैल्यू और एफ एफ माइनस एक्स की वैल्यूज दोनों आपस में बराबर है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें एफ एफ एक्स और एफ एफ माइनस एक्स दोनों बराबर हो, इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है, यानी इसमें नेगेटिव बाहर कॉमन आ जाएगा। तो इनको पढ़ें तो लेटर ऑन हम इन्हें, तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आज का लेक्चर है इससे कई डायमेंशंस आपको फंक्शंस के मुतालिक समझ आई होंगी। तो आप ये जो दोनों लेक्चर्स हैं पहले दो, इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करें
کیونکہ کل سے میں نے ایکسرسائز 1.1 شروع کرنی ہے. تو 1.1 آپ کو اسی صورت میں سمجھ آئے گی کہ اگر آپ جو پچھلی ڈیفینیشنز ہیں ان کو اگر آپ اچھی طرح سے تیار کر لیں گے. بہت شکریہ. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم ایکسرسائز کے دوران میٹنگ کریں گے. السلام علیکم جی.